नमस्कार। इस बीच प्रारंभिक परीक्षा की डेट भी घोषित हो चुकी है 24 सितंबर। अब से लगभग 3 महीने हैं, लगभग जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसमें जीएस की पढ़ाई के लिए 15 सितंबर तक का डेट उपयुक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि 15 सितंबर के बाद अधिक से अधिक छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना होता है। जैसे 15 सितंबर के बाद एक तरफ से जीएस पढ़ना अच्छा नहीं माना जाएगा। कम से कम 10 दिन पहले जीएस जो थॉरली पढ़ते हैं छोड़ देना चाहिए उसे। परीक्षा के 10 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ करंट, जनसंख्या, उत्तर प्रदेश स्पेशल या जो भी स्टेट आप दे रहे हैं वहाँ का स्पेशल, है ना, करंट, जनगणना, यूपी स्पेशल, छोटे छोटे आंकड़े जो कि जरूरी होते हैं परीक्षाओं में, इकोनॉमिक संबंधी आंकड़े, तो 10 दिन पहले ये सब पढ़ना ठीक रहता है। एक तरफ से जो सब्जेक्ट का अध्ययन होता है, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे 10 दिन पहले तक जो भी पढ़ना है पढ़ के खत्म कर देना चाहिए। हाँ, आप उन 10 दिनों में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी चाहे तो देख सकते हैं। यानी परीक्षा के ठीक 10 दिन पहले करंट यानी समसामयिकी, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, जनगणना और प्रदेश विशेष पर जो अध्ययन किया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये ठीक रहेगा। तो 15 सितंबर तक कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। भूगोल बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। सभी महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ा चुका हूँ। 2-3 अध्याय बाकी भारतीय भूगोल में, वो भी कवर हो जाएंगे। इतिहास बढ़ ही रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3 ठीक या 4 सब्जेक्ट, अगर पर्यावरण परिस्थितिकी को भी ले लिया जाए तो तब तक पर्यावरण परिस्थितिकी भी मैं पढ़ा चुका रहूँगा। तो लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट में पढ़ा चुका रहूँगा। करंट आप पढ़ते रहिए अभी, ठीक है। 3 से 4 सब्जेक्ट और करंट भी मैं पढ़ाऊँगा, यानी 3 से 4 विषय और समसामयिकी, ये आप मेरे साथ पढ़ लेंगे तो बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो कोई सवाल ही नहीं कि प्रारंभिक परीक्षा पास ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा कोई भी छात्र नहीं कहेगा कि नहीं मैंने पास नहीं किया, ईमानदारी से पढ़ाई की थी। हाँ, घूम फिर रहे हैं तो दूसरी बात है। तो कम से कम 3 या 4 विषय पर अच्छा कंट्रोल, बेहतर कंट्रोल, साथ में समसामयिकी, अगर ये मेरे साथ आप तैयार कर लेंगे तो प्रीलिम से कोई डरने वाली जरूरत नहीं, डरने वाली बात नहीं है। प्रीलिम तक जीएस अच्छा कवर हो जाने का मतलब होता है कि मुख्य परीक्षा के लिए भी जीएस के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम तक जीएस पर खूब मेहनत करिए, प्रीलिम के बाद जीएस से स्वतंत्र हो जाइए, क्योंकि पिछले वर्षों के पेपर्स वगैरह देखते रहिए। प्रीलिम के बाद आपके अध्ययन का केंद्र बिंदु अधिकतर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। हालांकि मैं जीएस पढ़ाता ही रहूंगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग तब तक मुझसे जीएस पढ़ चुके रहेंगे उनके मेहनत परिश्रम का केंद्र बिंदु सामान्य अध्ययन हो जाएगा, निबंध पेपर हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, जो लिखित हिंदी आती है मुख्य परीक्षा में। एक चीज और, आज मैं खनिज संसाधन पढ़ाने जा रहा हूँ, बता दूं, आज से खनिज संसाधन स्टार्ट हो रहा है। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं, बता दूं। समसामयिकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप पढ़ते रहिए, चिंता मत करिए। जैसे भी जिस मैगजीन से भी मार्केट में जो भी सबसे फ्रंट के मैगजीन है, सबसे ज्यादा चर्चित हैं, उनमें से कोई भी एक या चाहे तो 2 मैगजीन पढ़ते रहिए। परीक्षा के ठीक पहले वार्षिकी आएगी, ठीक है, वो भी खरीद लीजिएगा। लेकिन उसके भी बावजूद वार्षिकी में या मंथली में तमाम फालतू बातें दी रही होती हैं। अगर उसमें से उसको अगर इम्पोर्टेंट पे अंडरलाइन करवा के अगर संक्षिप्त कर दिया जाए उसे, यानी 1/4 बन जाएगा या 1/3 फालतू की लाइनें हटा दी जाए, क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक नेचर होता है। उस नेचर को ध्यान रखेंगे तो बहुत सी बातें फालतू हो जाती है, खासकर समसामयिकी में, है ना। तो यूपीपीसीएस में तो एक ट्रेंड रहा है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, काफी हद तक। तो परीक्षा के ठीक पहले मैं 14-15 वीडियोस बनाऊंगा, छोटे छोटे 10-10 मिनट के। परीक्षा के ठीक पहले 1 महीने पहले से, जैसे कि 24 सितंबर को परीक्षा है, तो जुलाई के अगस्त के अंतिम सप्ताह से मैं करंट के वीडियोस आपको देना शुरू करूंगा। आप अपने स्तर पर करंट पढ़ते रहिए, पूरी तरह मुझ पर निर्भर होना अच्छी बात नहीं है, मैं कभी नहीं कहता हूँ। समसामयिकी के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह से मैं जो दूंगा उसे आप अपने अध्ययन से मिलाते हुए और मेरे वाले को एक दिशा निर्देश गाइड समझिएगा, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा करंट पे। तो करंट भी अच्छे से मैं कवर करवा लूंगा, वादा करता हूँ। करंट में अभी जल्दबाजी मत करिए, आप अपने से पढ़ते रहिए। करंट ऐसा नहीं होता कि हम साल भर आपको पढ़ाएं, क्या पढ़ाएंगे। उसमें छोटा सा अध्ययन क्षेत्र होता है जो कि
हफ्ते में 2 वीडियो भी डालूंगा, अगस्त के बाद से हो जाएंगे आपका, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय भूगोल खनिज। खनिज में भारत खनिज संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। भारत में प्रत्येक तरह का खनिज पाया जाता है। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, भाषण नहीं है, सब कुछ लिखना है इसे। तो भारत में खनिज संपदा 3 प्रकार की पाई जाती है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज को हम ईंधन खनिज भी कह सकते हैं। ऊर्जा या ईंधन एक ही चीज होती है। तो तीसरा है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये हो गया ऊर्जा खनिज। धात्विक, आध्यात्मिक और ऊर्जा तीनों प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र संसाधनों के भंडार है। नेक्स्ट लाइन, समुद्र जो है संसाधनों के भंडार है। संसाधन न केवल मुख्य भूमि पर पाए जाते हैं बल्कि समुद्रों में भी पाए जाते हैं। तो विभिन्न देशों को उनके आसपास स्थित समुद्रों पर अधिकार देने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र के देशों ने मिलकर एक समझौता किया। उस समझौते को हम कहते हैं अनक्लोज। हम पढ़ा चुके हैं पहले अध्याय में, तीसरे अध्याय में, भारतीय भूगोल का जो तीसरा अध्याय उसमें इस चीज को हम बता चुके हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 में समझौता हुआ था। इसके तहत सभी देशों को अपने आसपास के समुद्रों पर अधिकार दिया गया और विभिन्न देशों की 3 तरह की समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई, है ना। आधार रेखा से 12 समुद्री मील, फिर आगे तक 3 तरह की सीमाएं दी गई। जो अंतिम सीमा है 200 समुद्री मील तक, उसे क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस समझौते के तहत विभिन्न देशों को उनके तट रेखा अर्थात आधार रेखा से समुद्र में 200 समुद्री मील तक समुद्रों पर अधिकार दिया गया। इस क्षेत्र को हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी कोई भी देश अपने आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक संसाधनों का दोहन कर सकता है। इस क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ठीक है। सब कुछ लिखते चलिएगा। तो इस समझौते के तहत भी भारत न केवल भारत अपनी मुख्य भूमि से संसाधनों का दोहन तो कर ही सकता है। देखिए पहला अध्याय है, हम बेस बनाते चलेंगे। बिना बेस के केवल आंकड़े पिलाना काम नहीं देने वाला है। जब तक समझ नहीं विकसित होगी तब आप किसी किताब से रट लीजिए, लेकिन अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। शॉर्टकट्स की पढ़ाई से आप लोगों ने देख चुका है क्या होता है, मैं भी देख चुका हूँ, आराम से पढ़िए। तो भारत अपने मुख्य भूमि पर तो संसाधनों का दोहन कर ही सकता है। साथ ही इस समझौते के तहत भारत अपने आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भी समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देश के तट रेखा के आसपास स्थित छिछले समुद्र को अपतट कहते हैं। तट रेखा से आसपास स्थित छिछले समुद्र को अपतट कहते हैं। अपतट या तट के समीप स्थित छिछले सागर को अपतट कहते हैं। इंग्लिश में ऑफ शोर कहते हैं। तट, ये हो गया तट, और समुद्र में जो छिछला क्षेत्र है उसे कहते हैं अपतट। तट, अपतट, ठीक है। जो डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ क्षेत्र छिछला, अपतट। अपतट की पहचान कैसे होगी? जब आप मानचित्र देखते हैं, चाहे दीवार में टंगा हो चाहे आपके एटलस में दिया हो, गहरे समुद्री क्षेत्रों को नीले कलर से दर्शाया जाता है, डार्क ब्लू, गहरे नीले रंग से दर्शाया जाता है। जहां मेरियाना ट्रेंच है वहां जाके देखेंगे तो वहां का समुद्री क्षेत्र और ज्यादा नीला दिखाया गया है, ठीक है। सामान्य सागर को नीला दिखाया जाता है, लेकिन तट के आसपास जो छिछला समुद्री क्षेत्र होता है, एकदम छिछला होता है, इसे आसमानी कलर का दिखाया जाता है, ठीक है। आसमानी मतलब कि जैसे ये डस्टर क्या है, मानचित्र में समुद्र को इस डस्टर के कलर का दिखाया जाता है, लेकिन तट के आसपास स्थित समुद्री क्षेत्र को मेरे शर्ट के कलर का दिखाया जाता है। मतलब हल्का नीला मतलब छिछला, और गहरा नीला मतलब ज्यादा गहरा। आप एटलस से अपने मानचित्र में देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि तट के आसपास जो छिछला समुद्र है उसे आसमानी कलर का दिखाया गया है। इससे भी सिद्ध होता है कि तट के आसपास अचानक गहराई नहीं बढ़ जाती है, गहराई बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और लगभग 200-300 किलोमीटर तक बहुत ही छिछला तट होता है ना। तो जो अपतट होते हैं, भारत अपने आधार रेखा से 200 समुद्री मील EEZ तक के अपतटीय क्षेत्र से संसाधनों का दोहन कर सकता है, अपतटीय क्षेत्र से।
अपतट खनिज संसाधनों के भंडार होते हैं जो हमारे देश में, नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में जो धात्विक खनिज है वो मुख्य भूमि से प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिज, अरे जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, अधात्विक खनिज मुख्य भूमि से प्राप्त होते हैं। ईंधन खनिजों में भी कोयला मुख्य भूमि से ही प्राप्त होता है। आपने कहीं पढ़ा है कि कोयला समुद्र से निकाला गया? नहीं, समुद्र में सब कुछ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप समुद्रों में नहीं किया गया है, क्योंकि अभी भी समुद्र पूरी तरह से प्राकृतिक क्षेत्र है। समुद्रों में हस्तक्षेप इतना ही है कि या तो पेट्रोलियम निकाल लिया जाता है, या फिर मछली मार ली जाती है, या फिर ऊपर से जहाज गुजरते हैं तो कभी कभी तेल रिसाव हो जाता है। समुद्र एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। अभी इंसान मुख्य भूमि से काम चला रहा है। समुद्रों में बहुत ज्यादा इंसान नहीं उतरना चाहता है। समुद्रों में उतरने का अर्थ होगा विनाश, इसलिए समुद्रों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया गया है। तो समुद्रों में सब कुछ है, लेकिन अभी भी धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिजों में भी कोयला मुख्य भूमि से ही निकाला जाता है। किसी भी देश में जाइए ऐसा ही होता है। लेकिन ईंधन खनिजों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, हमारे देश का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अधिकतर भाग अपतट से निकाला जाता है। यानी हमारे देश में जो भी पेट्रोलियम का उत्खनन होता है, खुदाई होती है, कुएं पेट्रोलियम के, मुख्य भूमि से उतना नहीं निकाला जाता है जितना कि अपतट से निकाला जाता है। ठीक, नोट कर लिया। उदाहरण के लिए हमारे देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग, या देश का 60% पेट्रोलियम उत्पादन मुंबई हाई से होता है। अरब सागरीय अपतट में स्थित मुंबई हाई से होता है। हमारे देश का 60% से भी अधिक पेट्रोलियम उत्पादन अरब सागरीय अपतट पर स्थित मुंबई हाई से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई हाई मुंबई के पास अरब सागर में स्थित एक अपतटीय क्षेत्र है। मुंबई के पास अरब सागर में स्थित एक अपतटीय क्षेत्र है। इसी प्रकार गोदावरी कृष्णा बेसिन के मुहाने पर स्थित रावा अपतट, गोदावरी कृष्णा बेसिन के मुहाने पर स्थित या आंध्र प्रदेश तट पर स्थित रावा अपतट भी पेट्रोलियम का भंडार है। यहाँ पे संभावनाएं अभी तलाशी जा रही हैं। उतना बड़े पैमाने पर भी तेल का निकालना, दोहन अभी संभव नहीं हुआ है, संभावनाएं तलाशी जा रही है। तो पेट्रोलियम के तो भंडार है ही, साथ ही प्राकृतिक गैस का भी हमारा अपतटीय क्षेत्र जो है, अपतटीय क्षेत्र प्राकृतिक गैस का भी भंडार है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस कहां से प्राप्त होता है? गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, मुंबई हाई से, असम से। आपका उत्तर सीधा सीधा होगा मुंबई हाई से। हमारे देश का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस समय मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार जो मुख्य भूमि के खनिज संसाधन है उन पर राज्यों का अधिकार है। उदाहरण के लिए अगर उड़ीसा के केओंझर जिले में कोई खनिज निकाला जा रहा है या किसी खनिज का पता लगाया गया है उड़ीसा के केओंझर जिले में, है ना, या फिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, है ना, या फिर तमिलनाडु के सलेम जिले में कोई अगर खनिज का पता लगाया जा रहा है तो उस पर उड़ीसा या कर्नाटक या तमिलनाडु राज्य सरकार का ही अधिकार होगा। तो संविधान के अनुसार मुख्य भूमि के खनिज संसाधनों में राज्य सरकारों का अधिकार होता है, लेकिन अपतटीय क्षेत्र के खनिज संसाधनों पर राज्य सरकारों का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का अधिकार होता है। कहां से संचालित होती है केंद्र सरकार? दिल्ली से। तो अपतटीय क्षेत्र के खनिज संसाधनों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। यही कारण है कि अपतटीय क्षेत्र से जो खनिज उत्पादन होता है उसको किसी राज्य के उत्पादन में नहीं जोड़ा जाता। यही कारण कि अपतटीय क्षेत्र के खनिज उत्पादन को किसी भी राज्य के खनिज उत्पादन में नहीं जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई के पेट्रोलियम उत्पादन को, जैसा कि नाम से लग रहा है कि महाराष्ट्र का हिस्सा है, नहीं, मुंबई हाई के पेट्रोलियम उत्पादन को महाराष्ट्र राज्य के खनिज उत्पादन में नहीं दर्शाया जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, राज्यों का खनिज उत्पादन का आंकड़ा अलग होता है, अपतटीय क्षेत्र का खनिज उत्पादन आंकड़ा अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण के लिए, नेक्स्ट उदाहरण,
देश में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई है, ठीक है। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऐसे ही लिखिए, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, आपका उत्तर होगा गुजरात। सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य गुजरात है। मुंबई हाई का उत्पादन गुजरात में नहीं दर्शाया जाता है, न ही महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है, अंकलेश्वर, है ना। अंकलेश्वर या फिर अहमदाबाद के आसपास का क्षेत्र, लोनेज, खंभात लोनेज क्षेत्र, तो ये क्षेत्र जो है कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है गुजरात के। तो गुजरात पेट्रोलियम उत्पादन नंबर 1 राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हमारे देश में मुंबई हाई है। समझ गया आप मैं क्या कहना चाहता हूं। नेक्स्ट, अगर देश की कुल खनिज उत्पादन मूल्य को लिया जाए, ठीक है, कुल खनिज कौन, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज। यदि देश की कुल खनिज उत्पादन मूल्य, खनिज का एक मूल्य होता है ना, तो देश में साल भर में जितना भी खनिज का दोहन किया जाता है, निकाला जाता है, धरती के गर्भ को चीर कर जितना भी खनिज निकाला जाता है उसको मूल्य में तब्दील किया जाए, है ना। तो वही बता रहा हूं कि यदि देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाए, लिया जाए, तो सर्वाधिक खनिज उत्पादन मूल्य ईंधन खनिजों का होता है। यानी लोहे, मैग्नीज, बॉक्साइट, यानी टोटल धात्विक अधात्विक की तुलना में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मूल्य ईंधन खनिजों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईंधन खनिजों में भी सबसे ज्यादा खनिज मूल्य पेट्रोलियम का होता है, प्राकृतिक गैस। ईंधन खनिजों में भी सबसे ज्यादा खनिज मूल्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक साथ इस्तेमाल होता है, इनके मूल्य को एक साथ जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जहां भी पेट्रोलियम पाया जाता है वहां प्राकृतिक गैस भी वहीं पाया जाता है, ठीक है। धरती के नीचे चट्टानों में बड़े बड़े कोटर होते हैं, धरती के नीचे चट्टानों में बड़े बड़े कोटर होते हैं। कोटर मतलब गैप जैसे स्थान, है ना। तो उसमें पेट्रोलियम कीचड़ के रूप में, मलबा के रूप में पाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सड़क जब बनाया जाता है तो काला काला वो पिच बनाने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, तारकोल जो गिराया जाता है ना, काला काला गाढ़े कलर का, पेट्रोलियम भी उसी अवस्था में होता है। इवन तारकोल क्या है, जब पेट्रोलियम से हम सब कुछ निकाल लेते हैं, पेट्रोल निकाल लेते हैं, रिफाइनरी में ले जाते हैं उस कीचड़ को, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, है ना। मोमबत्ती जो जलाते हैं ना, मोमबत्ती भी निकाल लेते हैं, यानी उसमें मोम भी होता है। पेट्रोलियम जेली जो हम ठंडियों में लगाते हैं अपने स्किन को मुलायम रखने के लिए, पेट्रोलियम जेली भी उसी से प्राप्त होता है। यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती, पेट्रोलियम जेली और भी तमाम उत्पाद प्राप्त होते हैं। सब कुछ निकाल लेते हैं तो उसमें जो अंतिम कीचड़ बनता है, बचता है, तो वो भी बेकार नहीं जाता। उससे हम क्या बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, उससे हम कहते हैं तारकोल, है ना। उससे भी सड़क बनता है। यानी उसका कतरा कतरा बहुत ही महंगा और मूल्यवान होता है, जो पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम का कतरा कतरा बहुत ही मूल्यवान चीज होती है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो सबसे ज्यादा मैं बता रहा था कि जहां पेट्रोलियम मिलता है वहीं पर प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। पेट्रोलियम लिक्विड के रूप में होता है, उसके ऊपर एक गैस तैरती रहती है हमेशा, है ना। जहां पर पेट्रोलियम का कुएं में भंडार है उसके ऊपर हमेशा गैस तैरती रहती है धरती के नीचे चट्टानी कोटरों में। उस गैस को यानी ड्रिलिंग जब की जाती है तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है, गैस, क्योंकि गैस ऊपर होती है। सबसे पहले पाइप लगा के गैस खींच ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीएनजी, क्योंकि उसे अंदर तो गैस के रूप में होता है, लेकिन जब बाहर निकाल के उसकी पैकेजिंग करते हैं तो उसे कॉम्प्रेस कर लेते हैं। जब कॉम्प्रेस कर लेते हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। दिल्ली में जब ऑटो वाले वहां पेट्रोल टंकियों पे नहीं जाते हैं, सीएनजी टंकियों पे जाते हैं। सीएनजी से जब भरा जाता है तो आप सुनते होंगे बहुत तेज हवा की आवाज आती है, जैसे हवा का रिसाव होता है छी छी करते हुए। तो इस तरह से आप ऑटो में बैठे रहेंगे, पीछे अचानक बहुत तेज से आवाज आती है वहां की टंकियों पे, तो सीएनजी होता है, वो गैस के रूप में होता है। वो तो कॉम्प्रेस्ड करके उसे द्रवित कर लिया जाता है, लिक्विफाइड कर लिया जाता है, लेकिन वो होता है गैस। तो वो पेट्रोलियम के ऊपर तैरता रहता है, पहले उसे खींच लिया जाता है सीएनजी को, है ना। उसके बाद पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम की रिफाइनरी ले जाते हैं, रिफाइनरी में पहले पेट्रोल, उसे छाना जाता है। कई स्तर होते हैं छानने के, सबसे महंगी चीज पहले प्राप्त की जाती है, पेट्रोलियम सबसे महंगी चीज पेट्रोल होता है, फिर डीजल, फिर मिट्टी का तेल सस्ती होती है, उसके बाद फिर मोम निकालते हैं, है ना। मोम के बाद फिर पेट्रोलियम जेली, मोम का ही उत्कृष्ट रूप होता है पेट्रोलियम जेली, थोड़ी मुलायम होती है, ये सब उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो ईंधन खनिजों में भी सबसे ज्यादा मूल्य किसका होता है, पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वही अगर देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य को, वही देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य को अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए कि किस राज्य का खनिज उत्पादन मूल्य सबसे ज्यादा है ना, वही देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य को मुख्य भूमि और अपतटीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश में अपतटीय क्षेत्र के खनिज उत्पादन का मूल्य, अपतटीय क्षेत्र की खनिज उत्पादन का मूल्य देश के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। अपतटीय क्षेत्र के खनिज उत्पादन का मूल्य भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है, यानी किसी भी राज्य में जितना खनिज उत्पादन होता है उससे भी ज्यादा मूल्य हमारे अपतटीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट पॉइंट, अपतटीय क्षेत्र के बाद सर्वाधिक खनिज उत्पादन मूल्य, अपतटीय क्षेत्र के बाद राज्यों में सर्वाधिक खनिज उत्पादन मूल्य उड़ीसा राज्य का है। यानी हमारे 29 राज्यों में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मूल्य का खनिज उत्पादन होता है? उड़ीसा राज्य में होता है ना। उड़ीसा में सब कुछ मिलता है, कोयला भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, बॉक्साइट भी मिलती है, निकल क्रोमियम भी मिलता है, हर धातु उड़ीसा में प्राप्त होती है। लेकिन उसके बावजूद उड़ीसा एक विकसित राज्य नहीं है, उड़ीसा से ज्यादा विकसित महाराष्ट्र है ना, पंजाब है, जबकि पंजाब में कोई खनिज नहीं मिलता है। यानी उड़ीसा के संसाधनों का दोहन हो गया है, दूसरे राज्यों में चला जाता है, निकाला जाता है, दूसरे राज्यों में चला जाता है। उड़ीसा अपने खनिजों का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाया है। हमारे देश में जो भी खनिज उत्पादन क्षेत्र पिछड़े हैं, झारखंड भी पिछड़ा है, उड़ीसा भी पिछड़ा है, छत्तीसगढ़ भी पिछड़ा है, जबकि यही सबसे बड़ी खनिज पेटी है। इस पर भी चर्चा होगी कभी। और हाँ, राज्यों में उड़ीसा सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन मूल्य अपतटीय क्षेत्र का, राज्यों में उड़ीसा का, उड़ीसा के बाद सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन मूल्य झारखंड का होता है। वही अगर धात्विक खनिजों में देखा जाए तो धात्विक खनिजों में सबसे ज्यादा, आपसे सवाल पूछेगा, निम्नलिखित धात्विक खनिजों में सर्वाधिक खनिज उत्पादन मूल्य किस धातु का है? लोहे का है। सबसे महंगा सोना होता है, लेकिन सोना हमारे देश में है ही कहाँ, केवल कोलार और हट्टी की खानों से प्राप्त होता है, जबकि लोहा बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है हमारे देश से। हमारा देश लोहे का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और हमारा देश अपने अधिकांश लोहे को निर्यात कर देता है, यानी अपनी खपत तो पूरी करता ही है, साथ में निर्यात कर देता है। कहाँ जाता है हमारे देश का लोहा? हमारे देश के लोहे का सबसे बड़ा आयातक जापान है। क्यों? क्योंकि जापान में बिल्कुल भी लोहा नहीं होता है, जापान में लोहा होता ही नहीं है। जापान अपना अधिकतर लोहा विदेशों से मंगाता है, उससे इस्पात बनाता है, क्या बनाता है? स्टील बनाता है, और स्टील बनाकर फिर बेच देता है दूसरे देशों को। यानी जो लोहा इस्पात उद्योग इंडस्ट्री डेवलप कर लिया जापान ने, दूसरे देशों से कच्चा लोहा मंगाता है, अपना स्टील बनाता है और फिर उन्हीं देशों को बेच देता है। क्यों? क्योंकि स्टील बनाने की कुशलता टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के चलते जापान के पास कहीं ज्यादा है। चलिए और भी बातें होंगी। नेक्स्ट, तो धात्विक खनिजों में सबसे ज्यादा हिस्सा लोहा का है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक खनिज एक निश्चित चट्टानी संरचना में ही पाया जाता है। हमारे देश में प्रत्येक खनिज एक निश्चित चट्टानी संरचना में पाया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, जस्ता, निकेल, क्रोमियम। लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, निकेल, क्रोमियम कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ युगीन चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ भी हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ भी हैं। उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में भी काफी हद तक पाई जाती हैं, है ना, और अरावली क्षेत्र में भी पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अभी जितने धातुओं के नाम लिया वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। अब दूसरा है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। हमने कहा कि हमारे देश में सभी अलग अलग खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानी संरचना में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए धातु में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, विंध्यन क्रम की चट्टानों में कोयला, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, इस क्षेत्र में गोंडवाना चट्टानें हैं, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और पेट्रोलियम टर्शियरी क्रम की चट्टानों में। ये सब सवाल पूछा जाता है बार बार। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। केवल यही नहीं पूछा जाता कि किस खनिज में कौन सा राज्य अव्वल है, या फलाना खनिज फला खान किस खनिज के लिए जाना जाता है। ये तो सबसे फ्रंट के सवाल है, लेकिन जो पूछा जाता है ज्यादातर इस एरिया से पूछा जाता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पेट्रोलियम किस
चट्टान से प्राप्त होता है, धरती के नीचे पेट्रोलियम टर्शियरी चट्टानों से प्राप्त होता है। इसे अच्छे से लिखकर दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोयला गोंडवाना चट्टानों में और पेट्रोलियम टर्शियरी चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हमारे देश के अधिकतर जो खनिज संसाधन है, हमारे देश का अधिकतर खनिज संसाधन प्रायद्वीपीय भारत के पठारी संरचना में पाया जाता है। हमारे देश का अधिकतर खनिज संसाधन कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत के पठारी संरचना में पाया जाता है। इस क्षेत्र में खनिज पाया जाता है, पठारी संरचना में, जबकि उत्तर भारत का मैदान खनिज संपदा की दृष्टि से बिल्कुल निर्धन है। हमारे उत्तर भारत के मैदान में कोई खनिज, बहुत ही कम खनिज पाए जाते हैं या नहीं के बराबर पाए जाते हैं। ज्यादातर खनिज कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भारत के पठारी संरचना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी खनिज पेटियां हैं, लेकिन छोटा नागपुर खनिज पेटी जो गोंडवाना चट्टानों का क्षेत्र है और छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है। लेकिन छोटा नागपुर पठार है ना, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसके उत्तर पूर्वी सिरे पर कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में कई खनिज पेटियां हैं, है ना, जैसे धारवाड़ खनिज पेटी है ना, अरावली खनिज पेटी। तो लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे समृद्ध खनिज पेटी छोटा नागपुर खनिज पेटी है। छोटा नागपुर खनिज पेटी में न केवल कोयला पाया जाता है, बल्कि लगभग सभी धातुएं यहाँ मिलती हैं, जैसे लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, जस्ता, सीसा, एवरीथिंग यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यही कारण है कि छोटा नागपुर खनिज पेटी को भारत का रूर प्रदेश, रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है, रूर, जो कि खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसीलिए छोटा नागपुर खनिज पेटी को भारत का रूर प्रदेश या भारतीय खनिज का हृदय कहते हैं। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडियन मिनरल्स। हाँ, खनिज तीन प्रकार के होते हैं, प्रारंभ में भी बताया था, फिर बता रहा हूं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज, अलौह खनिज। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज, लौह या लोहांश, यानी जिसमें लोहे का अंश मिलता है, और दूसरा है अलौह, यानी जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लौह या लोहांश और दूसरा अलौह। लौह या लोहांश के अंतर्गत आपका आता है लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम और वैनेडियम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लौह खनिज में आते हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम और वैनेडियम। इसे रटना होगा। अलौह धातुओं के अंतर्गत आते हैं सीसा, जस्ता, तांबा, बॉक्साइट और प्लेटिनम। अलौह धातुओं में क्या क्या आते हैं? फिर से बताते रहा हूं, सीसा, जस्ता, तांबा, बॉक्साइट और प्लेटिनम, ये अलौह धातुओं के अंतर्गत आते हैं। वहीं ईंधन खनिजों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिजों को शामिल किया जाता है। जो परमाणु खनिज होते हैं जैसे यूरेनियम को शामिल किया जाता है। ये हो गया खनिज, भारत में खनिज संपदा का पहला वीडियो। ये हो गया आपका बेस। अगर बेस को आपने अच्छे से लिख कर तैयार कर लिया तो अगले चैप्टर आपको आराम से समझ में आएंगे। खनिज में अगले चैप्टर कौन कौन से होंगे? धात्विक खनिज होगा, उसके बाद अधात्विक खनिज होगा, उसके बाद ईंधन खनिज में कोयला अलग से पढ़ाएंगे, पेट्रोलियम अलग से पढ़ाएंगे, प्राकृतिक गैस अलग से पढ़ाएंगे। ये एक विशाल चैप्टर है और सवाल भी यहाँ से खूब जमकर पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल का ये हिस्सा है, सवाल यहाँ से जमकर पूछे जाते हैं। परीक्षा कोई भी हो और कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा की आवश्यकता के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए। और चूंकि अब 24 सितंबर को परीक्षा है तो मैं पढ़ाने के साथ साथ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ साझा करता रहूंगा ताकि 24 सितंबर का दिन बर्बाद न जाए। तो जैसे अभी बताया कि करंट अपने स्तर पर पढ़ते रहिए आप। लास्ट में करंट में कवर करवाऊंगा, जब एक महीना रह जाएंगे तो मैं अच्छे से करंट कवर करवाऊंगा। और वादा है
कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा 24 सितंबर तक, रुकेगा नहीं। और जनगणना के लिए मैं अलग से करवा दूंगा। जो सेंसस होता है 2011 की जनगणना के आंकड़े, उसके सभी महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आपको अलग से दे दूंगा। अभी धैर्य रखिए, परीक्षा जब नजदीक रह जाएगी तो मैं आपको छोटी छोटी बहुत सी चीजें दूंगा, छोटी छोटी, जहां से सवाल पुटअप होते हैं, उठाए जाते हैं। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में जल्दी हाजिर होता हूँ। प्रयास करूंगा कि कोई गैप ना हो इसमें। नमस्कार।